हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, अभी तक आपके 3 एग्ज़ाम थे जिनके प्री और मेंस हो चुके हैं। तो अब आपका अगला टारगेट है पीओ प्री, जो आपके थोड़े दिन में आने वाला है। तो उसी के लिए आपके यहाँ पे मैथ्स और इंग्लिश के कंटिन्यूस सेशन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी बेस्ट सॉल्यूशन के साथ में। तो इसी तरह के आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप इंग्लिश और मैथ्स के सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है, और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो आज का सेशन है आपका जो प्री की चेकलिस्ट है, उसका चेकलिस्ट नंबर 19 है। इससे पहले हमने 18 चेकलिस्ट सॉल्व कर दी है। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जितने भी आपके चेकलिस्ट है उनको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है। तो मूव करते हैं आज के सेशन की ओर। तो देखिए, आज के सेशन में आपके 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। पहला तो होगा आपका 10 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, और बाकी के 10 क्वेश्चन होंगे जो आपके वर्ड ऑर्डर के होंगे, ठीक है ना। और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्री के सेशन के लिए। तो शुरू करते हैं जो आपका आज का पैसेज है। तो देखिए, पहले यहाँ पे अपन, ये तो आपका पैसेज है, तो हमारी स्ट्रेटेजी यही रहती है कि पहले आपको क्या करना है, जो भी वॉकेब के क्वेश्चन है उनको करना है, और यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको रीड करना है, ताकि अपन पैसेज रीड करेंगे तो समझेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपके यहाँ पे। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वाई इज़ द करंट इन्फ्लेशन रेट नॉट ए कॉज फॉर सेलिब्रेशन अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो यहाँ पे बोला है कि जो आपका करंट इन्फ्लेशन रेट है वो सेलिब्रेशन के लिए क्यों नहीं है, यानी कि लोगों के खुश होने के लिए क्यों नहीं है यहाँ पे, तो उसके लिए क्या रीज़न है यहाँ पे, तो ये आपको बताना है पैसेज में क्या दे रखा है। आगे देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है आपका है सिनोनिम फाइंड करना है किसका, सैंग्विन का। तो सैंग्विन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आशावादी होना, यानी कि उम्मीद रखना। उम्मीद रखने का मतलब क्या होता है, उम्मीद रखने का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक होना, ठीक है। तो सिनोनिम पूछा है तो पहले तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ऑप्शन नंबर ए हो गया है। अब यहाँ पे अपन दूसरे वर्ड भी देख लेते हैं, इनका मीनिंग क्या है। सबसे पहले आपका फ्लैगमेटिक। तो फ्लैगमेटिक का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा क्या हो, लेज़ी हो, सुस्त हो, ढीला हो। तो फ्लैगमेटिक का मतलब होता है स्लगिश, स्लगिश या स्लो होना, ठीक है। आगे डिस्पोंडेंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति आपका बहुत ही ज़्यादा क्या है, निराश है, उदास है, ठीक है ना। तो यानी कि डिसअपॉइंट, तो कोई पर्सन है आपका बहुत ही ज़्यादा क्या है, डिसअपॉइंटेड है, या फिर होपलेस है, जिसको उम्मीद ही नहीं है, ठीक है ना, जिसकी उम्मीद ख़त्म हो गई है, उसको बोलते हैं डिस्पोंडेंट। आगे मेलैंकोली, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, इसको कैसे याद रखोगे, अब वो मिलने चली लेकिन उसको वो मिला ही नहीं जिससे वो मिलने चली, तो वो क्या हो जाएगी, उदास हो जाएगी। तो इसका मतलब भी क्या होना, दुखी होना, उदास होना। तो ग्लूमी या फिर सोरोफुल, ठीक है ना। तो मिलन चली को आप ऐसे याद रख सकते हो कि मिलने चली थी पर उस जिससे मिलना था वो मिले ही नहीं, तो यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई, उदास हो गई। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे और देखते हैं आगे क्या बोला क्वेश्चन में। व्हाट डिसीजन डिड आरबीआई मेक रिसेंटली रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आरबीआई ने यहाँ पे क्या डिसीजन लिए हैं यहाँ पे, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द रीज़न फॉर द सस्टेन्ड स्पेल ऑफ हाई इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो इंडिया में आपका जो इन्फ्लेशन है जो बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, तो उसके रीज़न क्या है यहाँ पे, ये आपको बताना है। आगे है आपका यहाँ पे व्हाई डिड द आरबीआई हैव टू सेंड एन एक्सप्लेनेशन टू द गवर्नमेंट। तो आरबीआई ने है जो गवर्नमेंट को एक्सप्लेनेशन क्यों भेजा है यहाँ पे, इसके बारे में पूछा है। आगे आपका देखिए, और वोकैब का क्वेश्चन आ गया, एंटोनिम फाइंड करना किसका, स्परिंग का। अब यहाँ पे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, स्परिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। स्परिंग का मतलब होता है आपका किसी को क्या करना, इनकरेज करना। किसी को एनकरेज करना,
पुश करना या फिर प्रमोट करना, ये मतलब होता है। इसका क्या फाइंड करना, एंटोनिम यानी कि उल्टा फाइंड करना। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा आपका। तो अगर यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला वर्ड है आपका गैल्वेनाइज। तो देखिए पहला तो एक ये प्रोसेस होता है, आपने गैल्वेनाइजेशन सुना होगा, साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो आप यहाँ पे किसी भी मेटल के ऊपर जिंक की लेयर को क्या कर देते हो, चढ़ा देते हो वहाँ पे, ताकि वो क्या हो आपका वहाँ पे कोरोजन से बच जाए, यानी कि जंग लगने से बच जाए। इसी को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइज कहते हैं। और एज ए ये वर्ब काम में आती है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी यही होता है कि मोटिवेट करना, मोटिवेट करना किसी को। तो एक तरह से ये इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। पर अपने को क्या चाहिए, एंटोनिम चाहिए। प्रोपेल, प्रोपेल का मतलब क्या होता है, प्रोपेल का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना, ठीक है ना, मूव करना, ड्राइव करना, आगे की ओर बढ़ना, ठीक है ना। तो ये भी पॉजिटिव वर्ड है, अपने को चाहिए नेगेटिव। इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब क्या होता है, तो इंड्यूस का मतलब होता है आपका यहाँ पे, तो ये भी एक तरह से आपका गैल्वेनाइज का क्या है, सिनोनिम्स है। तो इंड्यूस करने का मतलब भी क्या होता है, किसी को प्रेरित करना, मोटिवेट करना, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, गैल्वेनाइज का आपका सिनोनिम है, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा आपका। तो तीनों आंसर तीनों पॉजिटिव है। अब इसको समझ लेते हैं, ये क्या है आपका, रिप्रेसिव। इसका मतलब क्या होता है, किसी को फिर से प्रेस करना, दबाना, यानी कि किसको फिर से दबाना। इसका मतलब क्या है कि किसी को क्या करना, यहाँ पे अनकरेज का उल्टा यानी कि डिस्करेज करना, हताश कर देना, उसको दबा देना, ठीक है ना। तो सप्रेस, किसी को सप्रेसिंग, दबा देना किसी को, ठीक है ना, मोरल डाउन कर देना। तो ये मतलब होता है। तो यहाँ पे आपका इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनकरेज का क्या होगा उल्टा, डिस्करेज करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे आपको बोला है आर प्राइजेस स्टिल राइजिंग इन इंडिया डेस्पाइट द पीस ऑफ प्राइस राइज ईजिंग बिलो द सेंट्रल बैंक्स अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पे बोला है कि जो प्राइस है जो आपकी अभी तक क्या हो रही है, इंडिया में राइज हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो पीस यानी कि जो गति है प्राइस बढ़ने की, वो क्या हो गई है, कम हो गई है, और बिलो आ गई है किसके, जो आपका आरबीआई का अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड है, उससे क्या आ गई, नीचे आ गई। तो ये पूछा है। तो यहाँ पे कौन सा रीज़न हो सकता है, इस तरह की क्या बात हो सकती है, इसके बारे में पूछा है आपको, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोला है इनमें से कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट। तो ये तो अपन पैसेज रीड करेंगे, उसके बाद में पता चलेगा। यहाँ पे बोला है वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू कीप इन्फ्लेशन इन चेक इवन इफ ग्रोथ इज़ ए प्रायोरिटी। तो यहाँ पे बोला है कि इन्फ्लेशन को यहाँ पे कंट्रोल में रखना क्यों ज़रूरी है, जबकि अपना प्रायोरिटी क्या होता है, ग्रोथ करना। तो ये भी देखेंगे आगे क्या बोला है इसके बारे में भी। और लास्ट में बोला है आपको यहाँ पे, हैज़ द गवर्नमेंट बीन इंक्रीज इंटरेस्ट रेट रिसेंटली टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कि क्या गवर्नमेंट ने हाल ही में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया है कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को। तो एक्सप्लेन करना है आपके आंसर पैसेज के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, यानी कि इन्फ्रेंस बेस्ड आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये 10 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 वोकैब के क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। और अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करोगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये है जो आपका पैसेज आरबीआई से रिलेटेड है, यानी कि जो अपन आरबीआई की जो रेट्स वगैरह पढ़ते हैं तो उनके हिसाब से है। तो ऐसे ही आपके पैसेज आते हैं बैंकिंग में, ध्यान रखना है बहुत ही अच्छा। अगर आप डेली करंट अफेयर वगैरह पढ़ते हो या बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी आपको पता है, तो इससे आप बहुत ही ईजिली कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, शुरू करते हैं और रीड करते हैं इसको पहले, फिर यहाँ पे क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो ध्यान से थोड़ा फोकस करना। तो शुरू करते हैं यहाँ से, अपन क्या बोला है तो देखते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला है। तो देखिए द पीस ऑफ प्राइस, यहाँ पे द पीस ऑफ प्राइस राइज फेस्ड बाय इंडियन कंज्यूमर्स eased below the central bank's upper tolerance threshold of 6% in March। यहाँ पे बोला है कि जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं, ठीक है ना, जो भारत के उपभोक्ता है, उनके द्वारा सामना की जाने वाली जो यहाँ पे क्या है, अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड है, वो मार्च में कितना था, 6% था, ठीक है ना। आपको पता होगा यहाँ पे कि जो अपना आरबीआई है, यहाँ पे उसने लिमिट सेट की थी कि जो महंगाई है वो आपकी 2% से 6% के बीच में रहनी चाहिए। इसका मतलब है कहाँ तक रहनी चाहिए, 4% के आसपास रहनी चाहिए।
अगर आपकी महंगाई है जो 2% के आसपास आ गई है या इससे कम हो गई है, तो इसको बोलते हैं अपन लोअर टॉलरेंस लेवल। यानी कि महंगाई आपकी बहुत ज़्यादा क्या हो गई, कम हो गई है, तो उसको कंट्रोल करना है आपको। और यहाँ पे अगर 6% या उससे ऊपर जाएगी तो इसको बोलेंगे अपन अपर टॉलरेंस लेवल, यानी कि इससे ऊपर जानी नहीं चाहिए, नहीं तो महंगाई क्या हो गई आपकी हद से ज़्यादा हो गई है। तो यही बात बोली है कि मार्च में आपने कितना फेस किया, यहाँ पे 6%, यानी कि ये क्या है आपका अपर टॉलरेंस लेवल है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। आगे क्या बोला है, द 5.66% रिटेल इन्फ्लेशन लेवल रिकॉर्डेड इन मार्च वाज लास्ट सीन इन दिसंबर 2021। तो यहाँ पे बोला है कि जो लास्ट है आपने 5.66% ये इन्फ्लेशन रेट देखी थी, ठीक है ना, मार्च में, जो आपका देखा गया था दिसंबर 2021 में, ठीक है ना। तो ये मार्च का कंपैरिजन किया गया है इस साल का और 2021 के दिसंबर का, कि लास्ट में इतना देखा गया था और अब मार्च में देखा गया इतना हाई। दैट वॉज फॉलोड बाई ए sustained spell of high inflation that accelerated after the Russia-Ukraine conflict that began in Feb 2022। अब आपको बोला है कि ये जो भी आपका यहाँ पे हाई इन्फ्लेशन यानी कि बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है और इसका ये स्पेल है, यानी कि ये दौर है और ज़्यादा बढ़ गया था, इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न था कि जो रशिया और यूक्रेन वॉर हुआ था उनके बीच में फेब 2022 में, तो उसके कारण ये सारा आपका यहाँ पे हुआ था, ठीक है ना। आगे बोला है एंड पीक्ड एट एन 8-year हाई ऑफ 7.8% इन अप्रैल। और यहाँ पे बोला गया था 8 साल में सबसे हाई आपका इन्फ्लेशन रेट हुआ था 7.8%, जो आपका अप्रैल में हुआ था, इसी साल की बात की जा रही है आपकी। तो इतना ज़्यादा आपका महंगाई का लेवल हो गया था, इंक्लूडिंग लास्ट नवंबर एंड दिसंबर। अब इसमें शामिल है आपका नवंबर और दिसंबर जो पिछले आपके साल के थे, जो मार्च मार्क्स ओनली द थर्ड ओकेजन इन 15 मंथ्स व्हेन इन्फ्लेशन वाज विद इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मैंडेटेड टॉलरेंस रेंज ऑफ 2 to 6%। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, तो यहाँ पे आपको बोला है कि पिछले नवंबर और दिसंबर को मिलाकर मार्च 15 महीनों में केवल तीसरा आपका जो अवसर है जब जो यहाँ पे आरबीआई ने आपकी यहाँ पे रेट की थी 2 से 6% के बीच में, तो उनके बीच में रही थी, ठीक है ना, 15 महीने के बाद में। लेकिन उसके पहले क्या थी, उससे ऊपर ही थी। तो ये बात की जा रही है आपकी द आरबीआई which had to send an explanation to the government on why the target was missed for 3 successive quarters। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि अगर जो इन्फ्लेशन है आपका, महंगाई की जो दर है आपकी, अगर 6% से ज़्यादा हो, यानी कि अपर टॉलरेंस लेवल पे हो और उसके 3 आपके लगातार क्वार्टर हो जाए, ठीक है ना, तो उसके बाद में जो आरबीआई को है, जो गवर्नमेंट को यहाँ पे रिपोर्ट भेजनी पड़ती है और एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका होता है। अगर आपने यहाँ पे बेसिक बैंकिंग के जो उनके बारे में जाना होगा तो आरबीआई को अगर इतना इन्फ्लेशन रहता है 3 क्वार्टर तक, ठीक है ना, तो उनको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेज के जवाब देना पड़ता है कि महंगाई इतनी ज़्यादा और इतनी देर तक क्यों रही है, तो इसके रीज़न क्या है वो बताएंगे, फिर उनके ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन है जो अपन ने देखा था कि आरबीआई ने है जो यहाँ पे आपका क्यों दिया था, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्यों है जो एक्सप्लेन किया था। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अगर आपने ध्यान से देखा है तो व्हाई डिड द आरबीआई हैव टू सेंड एन एक्सप्लेनेशन टू द गवर्नमेंट। तो क्यों भेजा था, क्योंकि आपका जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो मिस हो गया था आपका 3 सक्सेसिव क्वार्टर के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया था, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भेजा था उनको, ठीक है ना। तो 5th का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। तो क्वेश्चन ऐसे रीड करके करोगे तो आपको क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा यहाँ पे। आगे देखिए और समझते हैं क्या बोला है अपने को यहाँ पे। तो देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क वाज इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये पहली बार ही ऐसा हुआ है जब से ये रेट आपकी 2 और 6% के बीच में ये जो इन्फ्लेशन टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है, उसके बाद में पहली बार ये हुआ है कि ऐसा कुछ हुआ कि 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर में आपका यहाँ पे इन्फ्लेशन इतना हाई रहा है और आरबीआई को यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, एक्सप्लेन करना पड़ा था इसका रीज़न। हिट ए पोज ऑन इंटरेस्ट रेट दिस मंथ आफ्टर ए स्ट्रिक ऑफ हाइक्स। तो यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे जो रेट्स है, यहाँ पे जो जितना आपने यहाँ पे लक्ष्य किया था उससे बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो गया था यहाँ पे, तो हिट कर दिया था टॉप लेवल को यहाँ पे। इट नाउ एक्सपेक्ट्स इन्फ्लेशन टू ए एवरेज 5.2% इन 23-24, लोअर देन 5.3% इट प्रोजेक्टेड इन फेब। तो यहाँ पे बोला है कि जो इन्फ्लेशन रेट है आपका वो एवरेज रहा था आपका इस पूरे साल में
23-24 में कितना रहा था, 5.2% रहा था। और जो कम है आपका, जो प्रोजेक्ट किया था आपने फेब में कि इन्फ्लेशन आपका 5.3% रहेगा, तो उससे आपका कितना 10 बेसिस पॉइंट कम रहा था। As it stands, the average inflation between Jan and March has turned out to be 6.2%. अब बोला है आपको कि आपका यहाँ पे देखा गया था कि जो जैन और मार्च है तो उसमें जो इन्फ्लेशन आपका कितना बढ़ गया था, 6.2% हो गया था, फार हायर देन द RBI's फेब्रुअरी प्रोजेक्शन ऑफ 5.9%। तो ये बोला ये बहुत ही ज़्यादा हो गया कि यहाँ पे RBI ने बोला था फेब में, प्रोजेक्ट किया था कि इन्फ्लेशन 5.9 होना था, लेकिन कितना हो गया, 6.2% हो गया, 1% हो गया यहाँ पे। फॉर द फुल ईयर गॉन बाय इन्फ्लेशन एवरेज 6.66% वाइज ए विज द 6.5% द RBI एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे बोला है कि जो पूरे साल आपका महंगाई चलती रही थी वो कितनी चली थी, यहाँ पे आपकी 6.66% रही थी, और RBI ने तो कितना सोचा था, 6.5% सोचा था यहाँ पे। तो ये इसके बारे में आपकी बात की जा रही है। तो उम्मीद है फर्स्ट पैरा आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। तो जो नॉर्मल टर्म्स है अगर आपको आती है बैंकिंग की तो आप इसको ईजिली समझ पाओगे और कनेक्ट कर पाओगे, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे मुश्किल होगी थोड़ी, क्योंकि अगर आप इस तरह की जो लैंग्वेज से अगर हैबिट है आपको तो बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। नहीं तो फिर अगर आप पहली बार ही पढ़ रहे हो तो आपके लिए मुश्किल रहेगा। आगे देखते हैं क्या बोला है अपने को। तो देखिए यहाँ पे, द सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट मे नाउ बी सैंग्विन अबाउट हैंडलिंग इन्फ्लेशन स्टेइंग बिलो 6%। अब यहाँ पे बोला जो सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट है वो बहुत ही क्या है यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक है, यानी कि वो आशा कर रही है कि वो हैंडल कर देंगे इसको, इन्फ्लेशन को, और इसको लेके आ जाएंगे कहाँ, जो अपर टॉलरेंस लेवल 6% है उससे नीचे लेके आ जाएंगे। तो इस तरह की उन्होंने उम्मीद जताई थी, ठीक है ना। बट दिस इज नो स्मॉल मेजर्स ड्यू टू द स्टैटिकल इफेक्ट्स ऑफ द हायर नंबर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स बेस। अब यहाँ पे बोला लेकिन ये पिछले साल के आधार से जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या थे, यहाँ पे जो स्टैटिकल इफेक्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा थे, उनके प्रभाव के कारण यहाँ पे कम नहीं है, ठीक है ना। तो सोचा है पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होगा, मुश्किल होगा। इन अप्रैल टू जून क्वार्टर, अब यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वार्टर होता है तो कहाँ से शुरू होता है आपका, अप्रैल से। तो पहला क्वार्टर है आपका अप्रैल से जून। जो RBI एक्सपेक्ट्स इन्फ्लेशन टू एवरेज 5.1% अप फ्रॉम 5% प्रेडिक्टेड 2 months एगो। तो यहाँ पे बोला गया है आपका कि अप्रैल से जून के जो यहाँ पे क्वार्टर में है RBI को उम्मीद थी कि जो आपका इन्फ्लेशन है वो एवरेज आपका 5.1% रहेगा, जो 2 महीने पहले लगभग 5% से अधिक था, ठीक है ना। तो इस बारे में बात की गई है आपके यहाँ पे। साथ ही द सेम क्वार्टर हैड क्लॉक्ड ए मीन इन्फ्लेशन ऑफ 7.28% इन 2022। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये जो आपका सेम क्वार्टर है, यानी कि अप्रैल से आपका कौन सा, जुलाई तक का यहाँ पे, तो इसी क्वार्टर में आपकी जो 2022 में है जो कंपैरिजन किया गया है, तो 2022 में आपकी यहाँ पे 7.28% क्या था, इन्फ्लेशन रेट था, लेकिन अभी कितना है आपका यहाँ पे, तो अभी है जो आपका यहाँ पे 5.1% है। तो कंपैरिजन किया गया है आपका। वाइल द पीस ऑफ प्राइस राइज में स्लो डाउन। अब यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे जो पीस, जो गति है प्राइस राइज की, यानी कि जो भाव बढ़ने की, वो क्या हो गई है, कम हो गई है। बढ़ तो रहा है लेकिन पहले जितना तेज़ी से बढ़ रहा था अब उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। प्राइस आर स्टिल राइजिंग एट ए फाइल सिग्निफिकेंट क्लिप, लेकिन प्राइस अभी भी क्या हो रहा है आपके, लगातार है जो बढ़ते जा रहे हैं। अब स्पीड कम हो गई है लेकिन फिर भी प्राइस तो बढ़ ही रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ प्राइस हाइक्स अफेक्टेड इन द पास्ट ईयर्स। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि पिछले साल कीमतों में जो बढ़ोतरी का असर देखने को मिला था उसके अलावा, ठीक है ना। तो ये बोला गया था यहाँ पे कि प्राइस अभी तक क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले साल आपको यहाँ पे क्या देखा, उसका प्रभाव देखा गया था, उसी कारण है जो यहाँ पे प्राइस बढ़ रहे हैं। देयर इज़ नो मीडियम टर्म रिवर्सल लाइकली इन अमाउंट्स पीपल शेल आउट फॉर मोस्ट गुड्स एंड सर्विस बेरिंग सीजनल ट्रिगर्ड चेंजेस इन आइटम्स सच एज वेजिटेबल्स। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि सब्जियों जैसी जो वस्तुओं में, यानी कि जिनमें क्या होता है, मौसमी बदलाव होता है, यानी कि हर महीने क्या होता है उनमें रेट में चेंजेस होता है।
तो सिर्फ उनको छोड़कर, यानी कि जो सब्जियां है, ठीक है ना, जिनका प्राइस कभी फिक्स नहीं रहता, वो क्लाइमेट के हिसाब से आपकी, अगर फसल अच्छी हुई तो प्राइस होंगे कम, और फसल कम हुई तो प्राइस क्या होंगे, ज़्यादा। तो वो क्या है आपका मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। तो सब्जियों को छोड़ के जो अधिकांश वस्तुएं और यहाँ पे आपकी जो सर्विस है, उनके लिए लोगों द्वारा खर्च की जाने वाली जो राशि है, उनमें यहाँ पे आपको बोला है जो मीडियम टर्म है, ठीक है ना, जो आपका यहाँ पे मीडियम टर्म में है, उसमें कोई उलटफेर होने की संभावना नहीं है। यानी कि जो यहाँ पे वेजिटेबल्स को छोड़ के दूसरों में है, वहाँ पे उसमें आपको राहत नहीं मिलने की ऐसी बात की गई है। इनफैक्ट एक्सक्लूडिंग वेजिटेबल्स हुज प्राइस हैव बीन फॉलिंग ईयर ऑन ईयर सिंस नवंबर 2022। तो यहाँ पे बोला है एक्सक्लूडिंग, यानी कि सब्जियों को छोड़ दो अगर आप, तो जो प्राइस है किनका, सब्जियों का, वो हर साल नवंबर 2022 से हर साल आपका क्या हो रहा है, गिर रहा है, तो उनको छोड़ दो। द इन्फ्लेशन फेस्ड बाय कंज्यूमर्स इन मार्च वार स्टिल 6.6%। तो सब्जियों को छोड़ के जो दूसरी चीज़ों में है, सब में है जो यहाँ पे कंज्यूमर जो आपका इन्फ्लेशन को फेस कर रहे हैं, जो मार्च तक आपका कितना था, 6.6% था यहाँ पे। इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन फेल टू इट्स लोवेस्ट लेवल सिंस नवंबर 2019 एट 2.8%, which means domestic factors are still spring prices around 6%। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो आपकी जो इन्फ्लेशन रेट है वो नवंबर 2019 के बाद से सबसे निचले स्तर पर, यानी कि 2.8% पर आ गई है, जिसका क्या अर्थ है कि जो यहाँ पे आपके घर के जो यहाँ पे इफ़ेक्ट करने वाले हैं, अभी भी कीमतों को 6% के आसपास बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की बात की जा रही है। जो फ्रेश ग्लोबल शॉक्स फ्रॉम ऑयल प्राइजेज एंड अदर अननोन्स मे कॉज इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन टू स्पाइक अगेन। अब आगे बोला है आपको कि जो तेल की कीमतें हैं और जो बहुत सारे ऐसी रीज़न है जो आपको पता भी नहीं है, हमको भी नहीं पता है, तो एक यहाँ पे वर्ल्ड में वैश्विक जो यहाँ पे बहुत बड़ा क्या लगेगा, झटका लगेगा इन यहाँ पे जो रेट्स हैं, इन्फ्लेशन के रेट्स हैं, उनको फिर से बढ़ने के लिए, स्पाइक यानी कि एक बार फिर से क्या हो जाएंगे, वो तेज़ी से बढ़ने लग जाएंगे। विथ सेरल स्पाइसेस एंड मिल्क प्राइजेस ऑन द बॉयल एंड वरीज अबाउट क्रॉप लॉसेज ड्यू टू रिसेंट अनसीजनल precipitation as well as fears of El Nino's effect this year. Food prices may continue to pinch households। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि जो आपके यहाँ पे सेरल्स यानी कि अनाज है, मसाले हैं, दूध है, इनकी कीमतों में क्या हुआ, उछाल हुआ है। और हाल ही में जो बिना मौसम की जो बरसात हुई थी, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं अपन, एल नीनो इफेक्ट बोलते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, नुकसान होता है। बिन मौसम बरसात के कारण फसलें क्या हो जाती, ख़राब हो जाती हैं, तो उसी को आपका एल नीनो इफेक्ट बोला गया है। तो इस साल इसका भी है जो यहाँ पे डर है, जिसके कारण फसल के नुकसान की चिंताओं के साथ में जो खाने पीने की कीमतें हैं, घरों को परेशान करना क्या कर रही है, जारी रख रही है। यानी कि लोग क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डर है कि उनको और ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। देयर इज़ नो रूम टू लेट द गार्ड डाउन ऑन इन्फ्लेशन इवन इफ propping up growth is the priority। आगे बोला है आपको यहाँ पे कि जो ये इन्फ्लेशन है उस पर निगरानी यानी कि नज़र रखना कम करने की कोई गुंजाइश नहीं है, भले ही विकास को बढ़ावा देना प्राथमिकता हो। अब ग्रोथ आपके लिए प्राथमिक हो, ठीक है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हो, लेकिन इनमें इन्फ्लेशन में कमी होने के लिए कोई भी आपके यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। स्क्वीज्ड कंजप्शन इज़ हार्डली गोइंग टू इंस्पायर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे बोला है कि कम खपत करना यानी कि कम कंज्यूम करना है, शायद ही निवेश को प्रेरित करेगा। यानी कि आप सामान को कम कंज्यूम करोगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट उससे भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट आएगा किससे, इन्फ्लेशन को कम करने से ही आएगा और किसी से नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये था पैसेज, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो अब अपन है जो क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं यहाँ पे जो बाकी के आपके बचे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वाई इज़ द करंट इन्फ्लेशन रेट नॉट ए कॉज फॉर सेलिब्रेशन अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो जो आपका यहाँ पे बोला गया है कि जो ये करंट इन्फ्लेशन रेट है ये खुशी मनाने का कारण क्यों नहीं है। तो अगर यहाँ पे देखो तो पहला क्या है, द पीस ऑफ प्राइस राइज में स्लो डाउन। तो देखिए यहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि जो यहाँ पे इंक्रीज़ होने का जो प्राइस आपकी इंक्रीज़ हो रही है वो स्लो डाउन हो गई है, लेकिन फिर भी महंगाई तो बढ़ ही रही है। तो महंगाई तो बढ़ ही रही है, तो जब तक बढ़ेगी तब तक तो आपको खुशी नहीं मनानी है। तो जब तक महंगाई है तब तक आपको खुशी नहीं मनानी है, तो इसका मतलब ये क्या रीज़न है आपका कि आप खुश नहीं होंगे इन्फ्लेशन से,
ठीक है ना। द प्राइस आर स्टिल राइजिंग एट ए फेयरली सिग्निफिकेंट क्लिप। तो प्राइजेस है जो आपकी अभी तक क्या हो रही है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, तो ये भी सही है। इस वजह से भी अपन क्या नहीं होंगे, इन्फ्लेशन रेट को लेके खुश नहीं होंगे। इन्फ्लेशन फेस्ड बाय कंज्यूमर्स इन मार्च वाज 6.6%। तो यहाँ पे आपको बोला था कि आपको रेट रखना है 2 से 6 के बीच में, यानी कि 4 के आसपास रखना है। तो जब आपका इन्फ्लेशन अपर टॉलरेंस लेवल से भी ज़्यादा है तो क्या आप खुश होगे, नहीं होगे। तो ये भी एक रीज़न है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तीनों रीज़न है जिसके कारण आप जो इन्फ्लेशन रेट है उससे क्या नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे। और जब तीनों सही है आपके यहाँ पे तो क्या आंसर होगा आपका, तो आपका होगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर डी है। तो डी कहाँ है आपका, डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है आपको, डिसीजन डिड आरबीआई मेक रिसेंटली रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट्स। तो यहाँ पे बोला है कि क्या डिसीजन है यहाँ पे, आरबीआई ने हाल ही में जो इंटरेस्ट रेट है उनके संबंध में यहाँ पे क्या डिसीजन लिया है। तो एक एक को रीड करते हैं, देखते हैं क्या डिसीजन लिया है। इट लोवर्ड इंटरेस्ट रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। क्या कहीं पे भी अपन ने पढ़ा है कि रेट को कंट्रोल यहाँ पे कम किया गया है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, नहीं। कम करने की बात तो पूरे पैसेज में कहीं आई ही नहीं है। इट हिट ए पॉज ऑन इंटरेस्ट रेट आफ्टर ए स्ट्रिक ऑफ हाइक्स। तो यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे बोला है कि जो इंटरेस्ट रेट है उनमें लगातार बढ़ोतरी के बाद में इसमें क्या लग गया है, विराम लग गया है, यानी कि रुक गए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये अपन ने यहाँ पे पढ़ा था, पैसेज में ये बात आई थी, ठीक है ना। ये हो सकता है। आगे देखते हैं अपन यहाँ पे, इट इंक्रीज इंटरेस्ट रेट टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे कहीं ऐसा आपने पढ़ा है कि ये क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, जिससे क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो ये भी नहीं है, नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि बी वाला आपको सही लग रहा है और ऑल ऑफ द अबव भी नहीं है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो इसमें क्या बोला है, यहाँ पे बोला है आपको, व्हाट वाज द रीज़न फॉर द सस्टेन्ड स्पेल ऑफ हाई इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो भारत में लगातार यहाँ पे हाई इन्फ्लेशन है, उसके रीज़न क्या है यहाँ पे। तो देखिए, तो सबसे ऊपर वाले पैरा में ही पढ़ा था अपन ने, ठीक है ना। देखिए अगर मैं आपको बता दूं तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पढ़ा था अपन ने कि द हाई इन्फ्लेशन दैट एक्सेलरेटेड आफ्टर द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट दैट बिगेन इन फेब 2022, ठीक है ना। तो ये सस्टेन्ड स्पेल हाई, तो देखिए पूरा मिल गया अपने को यहाँ पे। तो रीज़न क्या था, जो यहाँ पे आपका यूक्रेन का और रशिया का वॉर था उसके कारण यहाँ पे हुआ था। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कहाँ है आपका, तो रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो क्या होगा आपका यहाँ पे, तो 4th का होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, आगे बोला है, तो ये वाला क्वेश्चन अपन ने कर दिया था, इसका आंसर क्या था आपका, यहाँ पे आंसर था इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते, ये भी हो गया 7th वाला। तो 7th वाला में देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। तो देखिए आपको बोला है, एज प्राइस स्टिल rising in India despite the pace of price rise easing below the central bank's upper tolerance threshold। तो यहाँ पे बोला क्या भारत में जो यहाँ पे जो प्राइस है, कीमत है, अभी भी बढ़ रही है, जबकि जो यहाँ पे मूल्य में यानी कि जो प्राइस में वृद्धि है वो आपके सेंट्रल बैंक की अपर टॉलरेंस लेवल से भी नीचे आ गई है। तो आपको यहाँ पे कहीं पे बोला गया है कि जो प्राइजेस है आपकी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको देखना है कि यहाँ पे आपका क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे, नो प्राइस हैव स्टॉप्ड रेजिंग। तो प्राइस है जो आपका बढ़ना रुक गया है, नहीं। हमने तो पढ़ा था कि प्राइस है जो आपका स्लो डाउन हो गया है, यानी कि प्राइस इंक्रीज होना क्या हो गया, स्लो डाउन, यानी कि बढ़ तो रहा है लेकिन उसकी स्पीड क्या है, कम है, ये पढ़ा था। तो यहाँ पे रुकेगा ही नहीं, ना ही कम होगा। यस, प्राइस आर स्टिल राइजिंग एट ए सिग्निफिकेंट क्लिप। तो यहाँ पे बोला है आपको कि प्राइस है जो अभी तक क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे एक स्पीड से, सिग्निफिकेंट स्पीड से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये अपन ने पढ़ा था यहाँ पे, ये हो सकता है आपका। प्राइस आर राइजिंग बट ओनली इन सर्टेन सेक्टर। तो यहाँ पे कोई सेक्टर आपका मेंशन नहीं किया है कि सिर्फ इसी सेक्टर में बढ़ेगा और किसी में नहीं बढ़ेगा, नहीं। अपने को सिर्फ इतना बोला, वेजिटेबल को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर में आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इट्स नॉट क्लियर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो क्या आपने पैसेज रीड किया, इससे आपको क्लियर पता नहीं चल रहा, हमको तो क्लियर पता चल रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, बी होगा, कि प्राइस अभी तक है जो आपका एक सिग्निफिकेंट क्लिप से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब
उसकी स्पीड तो क्या है, कम है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है यहाँ पे। तो देखिए कौन सा ट्रू है आपका, यहाँ पे ये बताना है पैसेज के हिसाब से, हमने रीड किया बहुत ही अच्छे से, तो ट्रू बताना है जो आपका मेंशन है इस पैसेज में। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI मैंडेट टॉलरेंस रेंज फॉर इन्फ्लेशन इज बिटवीन 2 to 6%, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया है आपको, ठीक है, कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने यहाँ पे निर्धारित किया है जो टॉलरेंस लेवल है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, बिटवीन 2% to 6%, ठीक है ना, इसके बारे में बोला है। आगे अपन रीड करते हैं यहाँ पे। द RBI एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू एवरेज 5.2% इन 2023-24 विच इज़ लोअर देन द 5.3% प्रोजेक्टेड इन फेब। तो यहाँ पे बोला है, अच्छा सॉरी, देखिए क्वेश्चन में देखिए मिस्टेक क्या हुई है, नॉट ट्रू बोला है आपको, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान देनी है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे देखो तो ये दोनों स्टेटमेंट तो अपने पढ़े हैं और दोनों आपके क्या है यहाँ पे सही है, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो नॉट ट्रू, पहला तो अपन ने पढ़ा था एकदम सही है, इन्फ्लेशन आपका 2 से 6% में रहना चाहिए। फिर अपन ने ये भी पढ़ा था कि RBI ने उम्मीद की थी कि 5.2% रहेगा, ठीक है ना। जो आपका प्रोजेक्ट किया था 5.3%, उससे क्या रहा है, कम रहा है फेब में, ये भी एकदम सही है आपका। एक्सक्लूडिंग वेजिटेबल्स द इन्फ्लेशन फेस्ड बाय इंडियन कंज्यूमर इन मार्च 2023 वाज 6.6%। तो ये भी अपन ने पढ़ा है कि सब्जियां तो क्या होती है आपकी मौसम के हिसाब से प्राइस उनके घटते बढ़ते रहते हैं। और अपन ने पढ़ा था यहाँ पे कि नवंबर 2022 के बाद में ये क्या हो रही है, वेजिटेबल के प्राइस कंटिन्यूस आपके कम हो रहे हैं। लेकिन अपन ने ये पढ़ा था कि मार्च में जो इन्फ्लेशन है वेजिटेबल को छोड़ के 6.6% आपका रहा, ये भी सही है। फ्रेश ग्लोबल शॉक्स फ्रॉम ऑयल प्राइजेस एंड अदर अनलाउंस में कॉजेस इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन टू स्पाइक अगेन। तो ये अपन ने पढ़ा था कि जो तेल की कीमतें हैं और ऐसे फैक्टर है जो अपने को नहीं पता है, उनके कारण भी क्या हो रहा है आपका यहाँ पे जो महंगाई है जो बढ़ रही है, ये भी सही है। जब ये 4 सही है तो अपने आप आपको क्या लगेगा कि आंसर क्या होगा आपका, ये होगा। तो देखिए यहाँ पे रेड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग इज लाइकली टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट। तो देखिए अपन ने सबसे लास्ट में एक लाइन पढ़ी थी कि आप कंज्यूम कम करोगे तो उसके कारण इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो बोला है कि अगर आप कंज्यूमर्स खर्च करना क्या करेंगे, कम करेंगे, तो इससे इन्वेस्टमेंट इनकरेज होगी, तो नहीं होगी। तो ये क्या है आपका, गलत है। तो इसका उल्टा आपको बोला गया है पैसेज में, सबसे लास्ट लाइन है कि अगर आप कम खर्च करोगे तो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपका आएगा नहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो आंसर इसका मिल गया अपने को, क्या है, ऑप्शन नंबर ई है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देखते हैं इसमें क्या बोला है आपको। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कीप इन्फ्लेशन इन चेक इवन इफ ग्रोथ इज ए प्रायोरिटी। यानी कि यहाँ पे आपको बोला, जो सबसे लास्ट पैरा में अपन ने पढ़ा है कि यहाँ पे अपने लिए अगर प्रायोरिटी क्या है, ग्रोथ है, तो फिर क्यों है जो अपने को यहाँ पे इन्फ्लेशन को यहाँ पे कंट्रोल में रखना क्यों ज़रूरी है, ये बात बोली है। तो देखते रीड करते और समझते हैं अपन यहाँ पे। टू प्रिवेंट स्क्वीज्ड कंजप्शन, यानी कि जो यहाँ पे रोकना है, ठीक है ना, किनको रोकना है, जो यहाँ पे कंजप्शन है आपका, जो नहीं चाहिए अपने को, जो अनावश्यक है, ऐसे कंजप्शन को क्या करना है, रोकना है। उसके लिए तो ये पढ़ा था अपने, सबसे लास्ट लाइन थी, ठीक है ना, तो ये एकदम सही है। टू इंस्पायर इन्वेस्टमेंट, अब हर कोई देश चाहेगा अगर उसको ग्रोथ करनी है तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि उसके देश के अंदर यहाँ पे जो दूसरे कंट्रीज़ वगैरह है वो क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे, प्रोजेक्ट बनाए, उसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करे। तो हर कोई चाहता है कि वो क्या करे, दूसरे देशों से इन्वेस्टमेंट को खींचे अपनी ओर, तो ये भी एकदम सही है। टू प्रिवेंट प्राइस फ्रॉम राइजिंग फर्दर, तो यहाँ पे बोला है कि जो कीमतों को और अधिक बढ़ने से रोकना है, ठीक है ना। तो ऐसा तो अपन ने कहीं नहीं पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये आपका नहीं होगा सी, तो अगर सी नहीं होगा तो ए और बी आपका सही है, तो ए और बी सही है, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे मूव करते हैं अपन। तो पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या बोला है आपको यहाँ पे। आपको यहाँ पे बोला है, हैज़ द गवर्नमेंट बीन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट रिसेंटली टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे बोला है कि क्या सरकार ने हाल ही में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट है उसमें वृद्धि की है। एक्सप्लेन योर आंसर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज। तो अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है जो पैसेज आपने रीड किया है उसके अनुसार में। तो देखते हैं और रीड करते हैं क्या हो सकता है। Yes, the government has been increasing interest rate recently to control inflation according to the passage। तो क्या अपन ने यहाँ पे कहीं पे भी पढ़ा है कि गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ की है इंटरेस्ट रेट को, ताकि क्या हो, यहाँ पे जो
आपका इन्फ्लेशन है वो क्या हो जाए, कंट्रोल में हो जाए। तो इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, रेट्स को कम करेगी, तभी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन में कमी आएगी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, तो अपन ने पूरे पैसेज में ये नहीं पढ़ा है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। ये तो इंक्रीज तो अपने आप हो रहा है इन्फ्लेशन, तो इसका मतलब ए तो है जो अपन ने नहीं पढ़ा है। बी की बात करें अपन यहाँ पे, तो बी में है नो द गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट रिसेंटली टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। यानी कि फिलहाल में गवर्नमेंट ने किसी तरह का है जो इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज नहीं किया है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो एकदम सही लग रहा है, अपन ने ये तो नहीं पढ़ा है गवर्नमेंट ने कहीं भी इंक्रीज किया है, फिलहाल तो नहीं किया है, तो एकदम सही हो सकता है आपका। द पैसेज डिड नॉट प्रोवाइड इनफ इन्फॉर्मेशन टू डिटरमाइन वेदर द गवर्नमेंट हैज़ बीन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट रिसेंटली टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब आपको इसमें बोला गया है कि पैसेज में ही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी इतनी कि हम इस क्वेश्चन का आंसर देख सके कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है नहीं बढ़ाई है, अपने को नहीं पता है। तो अपने तो पूरा ढंग से पढ़ा है और अपने को तो अच्छे से पता है कि गवर्नमेंट ने फिलहाल इंक्रीज नहीं की है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट तो क्या चाहता है, जो महंगाई है आपकी वो अपर टॉलरेंस लेवल से क्या हो जाए, कम हो जाए। तो सी वाला भी आपका क्या होगा, गलत। और इसके हिसाब से आपका ओनली बी कहाँ है, ओनली बी है आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो ये क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये था आज का पैसेज, उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छे से आपने जो इसकी लैंग्वेज है वो समझी होगी, क्योंकि अक्सर आपके ऐसे ही पैसेज सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह के आपको यहाँ पे एडिटोरियल वगैरह रीड करने हैं ताकि इनकी लैंग्वेज है जो आपको समझ में आ सके। तो देखिए आगे मूव करते हैं, अगले जो 10 क्वेश्चन है आपके वर्ड अरेंजमेंट के, ठीक है ना। तो वर्ड ऑर्डर के क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको अरेंज करना है यहाँ पे। तो देखते हैं इसमें भी किस तरह से अपन यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन क्वेश्चन की बात करें तो क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, यानी कि आपको बोला है कि ये जो 4 वर्ड दे रखे हैं आपको यहाँ पे ABCD, आपको इनको चेंज करना है और ऑर्डर में अरेंज करना है कि कौन सा कहाँ पे आपका सही रहेगा। तो ये आपको यहाँ पे सीक्वेंस दे रखा है, तो इनके हिसाब से कौन सा सही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन रीड करते हैं और इनको समझते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा आपको, देखिए द RBI हैज़ एम्फसाइज्ड दैट इट वांट्स टू, यानी कि RBI ने जो जोर दिया कि वो चाहता है, क्या चाहता है, एंश्योर दैट, ये पक्का करना चाहता है कि जो लेंडर से डू नॉट सीक टू अनडली प्रॉफिट फ्रॉम। तो यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि RBI ने जोर दिया है कि वह यह पक्का करना चाहता है कि जो यहाँ पे लेंडर्स है, लेंडर्स का मतलब क्या होता है, जो उधार लेते हैं, ठीक है ना, जो ऋणदाता है उधार देते हैं, ठीक है ना। लेंडर्स का मतलब उधार देने वाले और लेने वाले आपके यहाँ पे हैं। तो उधारकर्ताओं द्वारा ऋण चुकाने में चूक से क्या हो गया है, अनुचित लाभ न कमाते यहाँ पे। तो प्रॉफिट फ्रॉम, अब डिफॉल्ट्स का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, जो आपने यहाँ पे बाकी है आपका यहाँ पे उसके लिए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रॉफिट कौन डिफॉल्ट्स नहीं कमाएगा आपका। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ए अपनी जगह एकदम सही है कि RBI ये पक्का करना चाहता है, तो ए अपनी जगह सही है, तो यानी कि ए सही है अपनी जगह पे, तो ये कट, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो प्रॉफिट किससे कमाएगा, जो डिफॉल्ट्स कौन है, बोरोवर्स का मतलब क्या होता है, बोरोवर्स का मतलब होता है जो क्या करते हैं आपके यहाँ पे लेते हैं, उधार वगैरह लेते हैं, बोरो करते हैं, उनको बोरोवर्स बोलते हैं। तो बोरोवर्स डिफॉल्ट्स कौन होंगे, बोरोवर्स होंगे। तो यहाँ पे सेकंड के बाद में क्या आएगा आपका, डी आएगा। तो सेकंड के बाद में क्या आएगा आपका, डी आएगा। इसका मतलब ये भी कट और आपका ये भी कट। तो पहले तो आंसर मिल गया अपने को क्या, बी। फिर आगे देखिए क्या बोला है, इन सर्विस देयर लोन्स इवन एज इट अलाउस द, अब क्या अलाउ करेगा वो, तो अलाउ करेगा वो क्रेडिट, ठीक है ना, प्रोवाइडर। तो प्रोवाइडर यानी कि उधार देने वाले, क्रेडिट प्रोवाइडर का मतलब कौन होता है, उधार देने वाले जो लोग होते हैं यहाँ पे उनको बोला है, जो कंपनियाँ वगैरह होती हैं। यहाँ पे आगे क्या बोला है, रिप्राइज द लोन इन केस ए बोरोवर्स क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल हैज़ चेंज्ड। तो यहाँ पे पीछे एकदम क्या आएगा आपका, चेंज आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे आंसर तो मिल गया। अब मैं इसको एक बार आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे मतलब है कि जो RBI ने इस बात पर जोर दिया है और ये पक्का किया है कि RBI क्या चाहता है कि जो उधार करता है, जो ऋण आपके उधार देने वाले लेंडर्स हैं, उधार करते हो द्वारा, यानी कि किन से, जो बोरोवर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे ऋण चुकाने में चूक से क्या हो जाए, उनको किसी तरह का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए कि वो क्या हो जाए, बच जाए यहाँ पे वापस पैसा देने से, अपना लोन चुकाने से। हालांकि वह जो लोन जो बोरोवर्स होते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है ना, उनको क्रेडिट जोखिम प्रोफाइल होती है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना,
तो उस प्रोफाइल में अगर किसी तरह का चेंजेस आ जाए तो ऋण का फिर से आपका प्राइस निर्धारण करने की अनुमति देता है। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे बोला गया है, ठीक है ना। लैंग्वेज थोड़ी टफ है पर उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके की पॉइंट क्या रहेंगे, पहला तो आरबीआई क्या होगा, इंश्योर होगा, और दूसरा प्रोफाइल क्या होगी, प्रोफाइल ना तो बरोबर होगी ना ही क्रेडिट होगी, प्रोफाइल तो क्या होगी, चेंज होगी। तो ए और सी से अपने को पता चल गया, तो इतना भी काफ़ी है आंसर को मार्क करने के लिए, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, जो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। तो देखते हैं इसमें आपको क्या बोला है। तो सेंट्रल बैंक्स ड्राफ्ट, तो सेंट्रल बैंक का जो ड्राफ्ट है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ऑबिवेटिंग, ऑबिवेटिंग का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे मीनिंग भी लिख देता हूँ जो आपके नए नए वर्ड हैं उनके लिए। तो ऑबिवेटिंग का मतलब है यहाँ पे किसी से बचना या दूर रहना, नॉर्मली क्या देख सकते हैं आपको, इससे बचना, ठीक है ना। ऑन फेयर लैंडिंग प्रैक्टिस आर एम्ड एट लैंडर्स, ये तो पता ही है, अभी मैंने आपको बता दिया है। प्रैक्टिस वेयर कॉन्ट्रैक्टेड have hit hard lived a panel interest over and above the, अब over and above यहाँ पे गाइडलाइंस, रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन बोरोवर्स डिलेड रीपेमेंट और डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, तो समझते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो सेंट्रल बैंक ड्राफ्ट है, तो ड्राफ्ट की जो सेंट्रल बैंक है वो कोई भी नियम वगैरह काटते हैं, निकालते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं अपन, कि बैंक की गाइडलाइंस बोलते हैं अपन। तो सेंट्रल बैंक ड्राफ्ट गाइडलाइन, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, गाइडलाइन आएगा। तो गाइडलाइन का मतलब क्या होगा आपका, डी आएगा सबसे पहले, ठीक है ना। तो डी आएगा, तो इसका मतलब ये कट, ये कट, ये कट और ये कट। तो पहले तो आपको आंसर क्या मिल गया आपका, सी। अब बस इसको चेक कर देते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि जो सेंट्रल बैंक है उसकी ड्राफ्ट की गाइडलाइन है। अब गाइडलाइन किसके ऊपर निकाली गई है, जो फेयर लैंडिंग प्रैक्टिस है, यानी कि आपको सही तरीके से क्या करना है, पैसों को देना है, ठीक है ना, लोन को देना है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे गाइडलाइन निकाली है। अब उसका मेन एम यानी कि लक्ष्य क्या है, तो सेकंड में क्या आएगा, सेकंड में आएगा ए, उसका लक्ष्य है ऑबिवेटिंग, यानी कि ऑबिवेटिंग ए प्रैक्टिस, यानी कि ऐसे जो भी लोग हैं जो क्या करना चाहते हैं, इससे बचना चाहते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे आगे क्या आएगा आपका बी। अब जहाँ पे जो लैंडर्स है हैव, ठीक है ना, तो यहाँ पे नाउन चाहिए था, तो लैंडर्स क्या आपका नाउन है, इसीलिए क्या आया, हैव आया है। तो लैंडर्स हैव हिट हॉल्ड लिविड ए पैनल इंटरेस्ट ओवर एंड अबाउ द, अब ओवर एंड अबाउ किसके ऊपर, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा आपका, सी आएगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड। तो इसका मतलब समझा देता हूँ मैं, क्या बोला है कि आपको यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे निष्पक्ष और ऋण व्यवहार है, यहाँ पे किसी तरह का भेदभाव नहीं करना, इस तरह से यहाँ पे फेयर लैंडिंग प्रैक्टिस है। जो फेयर लैंडिंग प्रैक्टिस है उसका यहाँ पे उस पर जो सेंट्रल बैंक है उसके यहाँ पे जो ड्राफ्ट में उसका मेन उद्देश्य, जो लक्ष्य है आपका, वो उस प्रैक्टिस, यानी कि ये जो प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस को ख़त्म करना है, ठीक है ना, जिसमें जो आपके यहाँ पे लेंडर्स ऋणदाता होते हैं, अब तक उधारकर्ताओं द्वारा पूर्व भुगतान में देरी या चूक होने पर यहाँ पे अनुबंधित ब्याज दर के अतिरिक्त यहाँ पे उनको क्या कर दिया जाता था, यहाँ पे रीपेमेंट करना डिफ़ॉल्ट हो जाते, यानी कि वो डिले हो जाता था उनको बोरोवर्स को, तो क्या करते थे, उनको अधिक ब्याज लगाते थे, तो इसके लिए उनको क्या कर दिया है, मना कर दिया। तो इस तरह का आपका सेंस बनेगा। तो आंसर क्या रहेगा आपका, सी रहेगा। तो लैंग्वेज है अगेन थोड़ी टफ है पर अपने को यहाँ पे समझना है, तो ध्यान से देखिएगा। आगे जो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, द इमीडिएट। अब यहाँ पे देखिए इमीडिएट है तो क्या होगा, लेगिस्लेचर, ठीक है ना। तो लेगिस्लेचर का मतलब क्या होता है, वहाँ पे किसी का जो अधिकार होता है, वहाँ के जो आपके सत्ता वाले लोग होते हैं उनको। तो इमीडिएट लेगिस्लेचर ये तो कोई आपका बना नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, फॉर द रेजोल्यूशन वाज द गवर्नर्स पब्लिक। अब गवर्नर पब्लिक, अब गवर्नर का, ठीक है ना, जो गवर्नर है आपका वो पब्लिक क्या देंगे, स्टेटमेंट देंगे, ठीक है ना। तो गवर्नर्स पब्लिक स्टेटमेंट ऑन अप्रैल 6, यानी कि यहाँ पे बोला कि जो गवर्नर ने है पब्लिक में 6 अप्रैल को क्या देते हैं कि स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने बात बोली थी। तो सेकंड पे क्या आना चाहिए आपका, तो सेकंड में तो क्या आना चाहिए आपका, सी आना चाहिए। अब सेकंड में सी चेक कर दो कहाँ है आपका, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो कहाँ है आपका, एक जगह ही है। ऑप्शन नंबर क्या मिल गया आपको, ए मिल गया, ठीक है ना। तो अगर कभी कभी मैक्सिमम टाइम में ऐसा भी होता है कि अगर आप एक भी सही से कर पाओगे तो भी आपका मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे।
तो यहाँ पे इसके हिसाब से तो पहले क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, उकसाना, किसी को क्या करना, उकसाना। या फिर द इमीडिएट प्रोवोकेशन, यानी कि यहाँ पे नॉर्मल तो होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है आपका कि जो प्रस्ताव के लिए यहाँ पे तत्कालिक, यहाँ पे उकसावे का यानी कि प्रोवोकेशन का कारण क्या था, रीज़न क्या था, जो गवर्नर है उसने पब्लिक में स्टेटमेंट दिया था 6 अप्रैल को, क्या दिया था, वेयर ही इम्प्लाइड डैट इफ़ द बिल पास्ड बाई द, अब बिल कौन पास करते हैं, लेजिस्लेचर पास करते हैं आपके यहाँ पे, तो क्या होगा ये ए, यानी कि जो बिल पास किया गया था यहाँ पे लेजिस्लेचर के द्वारा, ट्रांसग्रेसर्स कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, देन इट इज़ द गवर्नर्स, क्या होगी, गवर्नर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एकदम सही है, नॉट टू गिव असेंट, ठीक है ना। पहले तो आंसर मिल गया, अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका एक प्रस्ताव आया था, अब उसके उकसावे का कारण क्या था कि 6 अप्रैल को यहाँ पे गवर्नर है उन्होंने पब्लिक में एक स्टेटमेंट दिया था 6 अप्रैल को, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि यहाँ पे जो आपका लेजिस्लेचर है, ठीक है ना, तो लेजिस्लेचर द्वारा यहाँ पे एक विधायक यानी कि बिल पास किया गया था जो संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करता है, यानी कि जो आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है उनको क्या करता है, उनका उल्लंघन करता है, उनके बाउंडेशन से बाहर है, तो उसे स्वीकृति यानी कि उसको पास करना है, नहीं करना, न देना, यानी कि उसको पास नहीं करने देना है, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नर की, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे इसका मीनिंग रहेगा। आगे अपन मूव करते हैं जो क्वेश्चन नंबर आपका 14 है उसकी ओर, और देखते हैं यहाँ पे कि क्या बोला है इसमें। तो देखिए ध्यान से, आपको बोला केरला नाउ हैज़ डैश ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम, तो केरला के पास में कैसा ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम है, इंस्टॉल्ड, एनफोर्स, ट्रैफिक या एआई पावर्ड। तो अभी देखिए यहाँ पे एआई पावर्ड का मतलब क्या है, वो अपने आप काम करेगा, ठीक है ना, उसमें एआई की टेक्नोलॉजी लगी है। तो यहाँ से रीड करके मेरे को पता चला कि सबसे पहले आपका क्या आएगा, सी आएगा, कि केरला में है जो आपके कैसा है, एआई पावर ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम है विथ द हेल्प ऑफ 720 कैमरास। अब ये किसकी मदद से काम करेगा, तो 726 कैमरास है। अब कैमरा को क्या करते हैं अपन, इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ए आएगा। तो देखिए सारे आपके कट गए हैं, आंसर तो मिल गया अपने को, क्या है, डी। तो यहाँ पे कैमरे को क्या किया गया है, इंस्टॉल किया गया है पूरे स्टेट में। द मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट इंटेंड्स टू, अब मोटर व्हीकल का डिपार्टमेंट है वो क्या चाहता है, टू, अब आगे देखिए क्या है आपका, तो टू आगे है आपका बी, एनफोर्स रोड डिसिप्लिन एंड पनिश, किसको पनिश करना है, तो लास्ट में क्या आएगा आपका, जो ट्रैफिक ऑफेंडर्स है। तो यहाँ पे जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट वालों ने ये चाहा है कि यहाँ पे क्या करो आप, एनफोर्स करो, यानी कि वहाँ पे लगाओ क्या, रोड डिसिप्लिन, तो रोड डिसिप्लिन को एनफोर्स करो यानी कि उसको लागू करो, और पनिशमेंट दो किनको, जो आपके ट्रैफिक को, जो ट्रैफिक रूल्स वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं यहाँ पे तोड़ते हैं, तो उनको क्या करो, यहाँ पे दंड दो, पनिशमेंट दो। तो ये इसका मतलब रहा है आपका, ठीक है ना, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए इसमें क्या बोला है, डेस्पाइट इट्स, इसके बावजूद इसके डबल एज प्रेजेंस इन मॉडर्न सोसाइटी। तो देखिए क्या डबल एज मॉडर्न सोसाइटी हो सकती है, सेंस नहीं बन रहा है। देखेंगे आगे क्या होगा आपका, सोशल मीडिया कंटिन्यूज टू बी एन, जो सोशल मीडिया वो लगातार क्या है आपका, डैश स्वॉर्ड। तो देखिए जो तलवार होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, डबल एज यानी कि दो धारी तलवार बोलते हैं। तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया क्या है, एक दो धारी तलवार है, सुना ही होगा। यानी कि यहाँ से मेरे को रीड करके लग रहा है कि सेकंड पे मेरा क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अब सेकंड में ए कहाँ कहाँ है, वहाँ रखो, बाकी कट कर दो। अब निकाल दिया यहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आगे बोला है फ्रॉड विथ बोथ, अब दोनों किसके साथ में लड़ रहे, चैलेंजेस। अब एक तो चैलेंजेस हो गया और दूसरा क्या होगा आपका यहाँ पे, तो देखिए क्या अपॉर्चुनिटी होगा, ये तो अपनी जगह आ गया है, या फिर यूबिक्यूस होगा या नाउंस होगा। तो पहले अपन मतलब समझ लेते हैं। अपॉर्चुनिटी का मतलब तो आपको पता ही है, नाउंस्ड का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। तो नाउंस का मतलब क्या होता है, एकदम सूक्ष्म, बहुत ही छोटा, बहुत छोटा, उसको अपन नाउंस्ड बोलते हैं। और यूबिक्यूस का मतलब क्या है, यूनिवर्सल, जो पूरी दुनिया में आपका हो, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, यूनिवर्सल बोलते हैं। तो यहाँ पे फाइट करेगा, लड़ाई करेगा किसके साथ में, यूनिवर्सल के साथ में, सेंस नहीं बना, या फिर एक बहुत ही छोटा क्या नहीं बना सेंस,
ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अपॉर्चुनिटी, यानी कि यहाँ पे दोनों के साथ में लड़ता है वो, किसके साथ में, अपॉर्चुनिटी के साथ में भी और चैलेंजेस के साथ में भी। तो यहाँ से मेरे को लगा है कि सी के बाद में क्या आना चाहिए आपका, तो सी के बाद में आना चाहिए आपका यहाँ पे, यानी सॉरी ए के बाद में क्या आना चाहिए आपका, बी आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से आप देखोगे तो क्या आएगा, बी। तो यहाँ पे देखिए ए और बी बीच में है, कहाँ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे। तो आंसर तो क्या मिल गया आपको, बी। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका डी और लास्ट में क्या आएगा, सी। एंड चैलेंजेस द रिक्वायर, तो रिक्वायर क्या है आपका यहाँ पे, तो रिक्वायर आपका नाउंस्ड एंड थॉटफुल अप्रोचेस। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब समझते हैं कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो आधुनिक समाज है, ठीक है ना, जो मॉडर्न सोसाइटी है, उसमें अपनी सर्वव्यापी उपस्थिति के बावजूद, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले क्या है, डी, जो भी कि उसका मतलब यूनिवर्सल, जो यूनिवर्सल प्रेजेंस है, यानी कि जो सभी जगह प्रेजेंस है, ऐसी तरह के सोसाइटी के बावजूद भी जो सोशल मीडिया है वो लगातार आपका दो-धारी तलवार बन गया है। क्यों, क्योंकि जो अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी और यहाँ पे चुनौती यानी कि चैलेंजेस दोनों से भरा हुआ है, यानी कि दोनों है सोशल मीडिया में, अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंजेस भी है, ठीक है ना, डेट रिक्वायर। अब जिसके लिए यहाँ पे बहुत ही सूक्ष्म नाउन्स यानी कि छोटे छोटे और यहाँ पे कैसे थॉटफुल अप्रोच की क्या है, ज़रूरत है, यहाँ पे आवश्यकता है, नीड है। तो ये इसका सेंस रहेगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। तो देखिए इसमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 16 में, द रैपिड। अब यहाँ पे रैपिड क्या होगा आपका, प्लेटफॉर्म्स होंगे, ठीक है ना। तो प्लेटफॉर्म तो क्या होंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होंगे। तो यहाँ से मेरे को पता चला है कि मेरा सेकंड पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अब सेकंड में ए कहाँ है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो पहले तो आंसर क्या मिल गया मेरे को, बी। वही है, एक की पॉइंट पकड़ो आप, पूरा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या आपका सी, द रैपिड। अब रैपिड क्या है, प्रोलिफिकेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, तो अगर आप देखोगे तो प्रोलिफिकेशन का मतलब होता है कि जो नंबर्स है, संख्या है, उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या होना, इंक्रीज़ हो जाना। तो किसी के नंबर में बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाना, इंक्रीज़ हो जाना, यानी कि जो रैपिड। अब रैपिड का मतलब लगातार जो संख्या में वृद्धि हो रही है, किसकी, डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ की। सोशल मीडिया पे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर लगातार डिसइंफॉर्मेशन यानी कि जो गलत न्यूज़ है और जो आपकी झूठी न्यूज़ है, उनकी संख्या क्या हो रही, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। तो अभी तक एकदम सही चल रहा है। आगे अंडरस्कोर्स द अर्जेंट नीड फॉर मीडिया लिटरेसी एजुकेशन। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से आपका फैल रहा है, उसके कारण क्या चाहिए आपको, यहाँ पे मीडिया लिटरेसी एजुकेशन यानी कि मीडिया साक्षरता शिक्षा, ठीक है ना। यहाँ पे मीडिया के बारे में आपको यहाँ पे एजुकेट करना पड़ेगा। टू इक्विपाई, अब क्या इक्विपाई करना है, तो थर्ड में क्या आएगा आपका, यहाँ पे थर्ड में आएगा पी, टू इक्विपाई इंडिविजुअल्स, यानी कि हर एक को यहाँ पे आपको सिखाना है विद द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स नेसेसरी टू, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे सोचने के जो तरीके आपको सिखाने हैं। टू और लास्ट में क्या आएगा, डी, टू नेविगेट, यानी कि वो उनको रास्ता दिखा सके कॉम्प्लेक्स एंड मर्की लैंडस्केप ऑफ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे व्यक्तियों को जो ऑनलाइन सूचना है उसके बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपके पेचीदा, जटिल और अक्सर यहाँ पे मर्की का मतलब क्या होता है, जो क्लियरली आपका एकदम साफ नहीं दिखता है, ठीक है ना, धुंधला होता है। जो अस्पष्ट यहाँ पे लैंडस्केप यानी कि जो परिदृश्य है उसको समझाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे उनको महत्वपूर्ण सोच कौशल यानी कि थिंकिंग स्किल्स है, उसको क्या करना, उसके लिए सिखाना है आपको। तो इस तरह की बात की गई है, ठीक है ना। तो ये आपका इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17। तो देखिए 17 में क्या बोला है, ऐसी स्टूड हियर देयर, ठीक है ना, जब वह वहाँ खड़ा होकर वॉचिंग द सनराइज ओवर द हॉरिजन, और देख रहा था कि जो सूरज है आपका हॉरिजन के ऊपर क्या हो, उगते हुए देख रहा था। एंड कास्टिंग ए वार्म ग्लो ओवर द, और वो एक बहुत ही आपका वार्म यानी कि गर्म और चमकने वाला एक आपका क्या देख रहा था, यहाँ पे नज़ारा देख रहा था। अब ओवर द किसके ऊपर देखेगा, वो लैंडस्केप यानी कि जो उसके आसपास का जो परिदृश्य होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, लैंडस्केप बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो सबसे पहले आपको क्या आएगा यहाँ पे, तो अगर आप ध्यान दोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले आपका लैंडस्केप आएगा, यानी कि जो ज़मीन के ऊपर से क्या होता है आपका धीरे धीरे सूरज उगता है। तो उगता है तो चारों ओर क्या होती है, गर्मी और चमक फैल जाती है। तो वहाँ से वो क्या कर रहा था, देख रहा था। तो अगर यहाँ से देखो आप तो सारे कट जाएंगे, तो आंसर तो मिल गया अपने को क्या, ए। तो
एज ही स्टूड देयर, जैसे वो वहाँ खड़ा था और देख रहा था कि सन है जो आपका हॉरिजन से ऊपर उठ रहा है और फैला रहा है गर्म और चमकीला आपका ग्लो, यानी कि चमक फैला रहा है पूरे लैंडस्केप पे, पूरे आपके आसपास के एरिया पे। ही कुडेंट हेल्प, बट वह मदद नहीं कर सकता, बट फील ए, लेकिन वो फील कर रहा है एक, क्या फील कर रहा है, तो क्या आएगा सी, यानी कि प्रोफाउंड। ठीक है ना। अब प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है, बहुत ही गंभीर, बहुत ही गंभीर, बहुत ही गहरा, बहुत ही डीप। ठीक है ना। तो ए प्रोफाउंड सीन ऑफ ऑ एंड वंडर, एक बहुत ही गंभीर और गहरा यहाँ पे सेंस, यानी कि सेंस महसूस कर रहा था किसका, ऑ एंड वंडर का, बहुत ही शानदार वो सेंस महसूस कर रहा था किसका, जो ब्यूटी है यहाँ पे, यानी कि जो सुंदरता है, और जो मैजेस्टी, यानी कि बहुत ही शानदार आपका नज़ारा है किसका, नेचुरल वर्ल्ड का, उसका। आगे सी के बाद में क्या आएगा आपका, डी आएगा, मार्वलिंग। मार्वलिंग का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, तो मार्वलिंग का मतलब होता है यहाँ पे बहुत ही एकदम शानदार बोल सकते हैं अपन इसको। ठीक है ना। इस तरह से मार्वलिंग एट द वे द कलर्स एंड शेडोज डांस अक्रॉस द स्काई लाइक ए, किसकी तरह, लिविंग कैनवास। लिविंग कैनवास का मतलब क्या होता है, जैसे कि कैनवास का मतलब पेपर जिसके आप ड्राइंग करते हो, और लिविंग का मतलब जिंदा। तो आपको ऐसा लगा है कि जो कलर्स और शेडो वगैरह है, डांस अक्रॉस द स्काई, यानी कि आसमान में इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने किसी कैनवास के ऊपर यहाँ पे जिंदा चित्र बना दिया हो, इस तरह से आपका यहाँ पे सेंस बनेगा। तो आंसर हो गया ए। यहाँ पे मैं एक बार इसको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए, जब वह वहाँ खड़ा होकर हॉरिजन पे उगते हुए सूरज को देख रहा था, और जो आपके लैंडस्केप पे एक गर्म और चमक बिखेर रहा था, तो वह प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और यहाँ पे उसकी जो महिमा है, यानी कि जो मैजेस्टी है, उस पर क्या हो गया आपका, ऑ एंड वंडर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, वहाँ पे आश्चर्य की गहरी भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। यानी कि इतना सुंदर आपका क्या था, वहाँ पे नज़ारा था। और जिस तरह से रंग और छायाएँ एक आपका यहाँ पे जो लिविंग कैनवास, जीवित कैनवास की तरह आकाश में नृत्य कर रही थी, उस पर क्या हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। तो मार्वलिंग का मतलब भी क्या होता है आपका, आश्चर्य करना। ठीक है ना। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मूव करते हैं जो अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखिए इसमें क्या बोला है, इसको भी अपन रीड करते हैं। इन द वेक ऑफ द डेमोन्स्ट्रेटिंग। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं जो वर्ड है आपका ट्रेटिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को दिखाना, शो करना, डिस्प्ले करना, शो डिस्प्ले। ठीक है ना। तो डेमोन्स्ट्रेशन आपने सुना होगा कि इसका क्या दो हमको, डिस्प्ले दो, दिखाओ। तो यहाँ पे देखिए द वेक ऑफ, वेक का मतलब जो जाग रहा था, यानी कि जो अचानक से आ गया था, जो जग गया था। कौन जग गया, हरिकेन। अब हरिकेन कैसा होता है आपका, डिस्प्ले वाला होता है, या हरिकेन कैसा होता है आपका, डेवास्टेटिंग। डेवास्टेटिंग का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, ये भी वर्ड है। कम्युनिटीज़ तो आपको पता ही है। अब डेवास्टेटिंग और डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, डेवास्टेटिंग का मतलब तो होता है बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाने वाला। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा क्या होता है आपका, तबाही मचाने वाला होता है। तो ये जो हरिकेन है, तूफान है, ये कैसा होगा, बहुत ज़्यादा डेवास्टेटिंग होगा, तबाही मचाने वाला होगा। तो इसका मतलब मेरे को ये पता चला है कि सबसे पहले तो मेरा क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर सी आएगा तो सारे आपके कट हो जाएंगे, और आंसर क्या मिल जाएगा आपको, डी। तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका एरिया है उसमें अभी जो आपका जागा है बहुत ही विनाशकारी तूफान है, दैट हैड स्वेप्ट थ्रू द रीजन। उसने क्या कर दिया, उसके जागने के बाद में, क्षेत्र में, एरिया में जागने के बाद में, रीजन में जागने के बाद में, लिविंग ए ट्रेल ऑफ। अब उसने छोड़ दिया है, क्या छोड़ दिया है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो क्या है, डिस्ट्रक्शन, यानी कि तबाही छोड़ दी है यहाँ पे। ठीक है ना। तो डिस्ट्रक्शन यानी कि पूरा आपका बिखरा बिखरा, इन इट्स वेक एंड अपेंडिंग काउंटलेस लाइव्स। अब जो असंख्य जिंदगियां है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी। कम्युनिटीज़ बैंड टुगेदर, तो कम्युनिटीज़ ने मना कर दिया साथ में कि टू ऑफर सपोर्ट एंड एड टू दोज इन नीड, यानी कि उन्होंने मना कर दिया कि जिनको जो ज़रूरत है मदद की, ठीक है ना, हेल्प की, वहाँ पे करने की। और लास्ट में क्या आएगा आपका, ए आएगा, डेमोन्स्ट्रेटिंग। अब दिखाना, यहाँ पे डिस्प्ले करना है द रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। ठीक है ना। तो पहले तो आंसर मिल गया। अब इसको मैं एक बार आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसका मतलब क्या है कि एक आपका जो रीज़न है उसमें आया बहुत ही विनाशकारी तूफान है, उसके बाद में जिसने अपने पीछे विनाश के निशान छोड़े हैं, ठीक
ठीक है ना। विनाश के क्या कर दिए यहाँ पे निशान छोड़ दिए हैं, लिविंग ट्रेल ऑफ यहाँ पे डिस्ट्रक्शन, तो विनाश के, इसका मतलब भी क्या होता है, विनाश ही होता है आपका। आगे, और यहाँ पे अनगिनत लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अस्त व्यस्त कर देना आपका। आगे आपको बोला है कि जो कम्युनिटीज़ है उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों को सहायता और सहयोग देने के लिए एक साथ मिलकर काम किया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उन्होंने यहाँ पे, अब जब भी कभी तबाही होती है तो सारे लोग क्या करते हैं, मिलजुल के एक दूसरे का हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे से मिल के उन्होंने क्या किया, यहाँ पे सहयोग दिया है, जिससे क्या हुआ यहाँ पे, जो आपकी ऐसी स्थितियाँ है जो आपके क्या हो, आपके फेवर में नहीं हो, तो ऐसी स्थितियों में उन्होंने क्या क्या है, सामना करने में यहाँ पे जो ह्यूमन स्पिरिट है, मानवीय भावना है, उसके लिए शक्ति का, पावर का, रेजिलियंस, ठीक है ना, रेजिलियंस, भरोसा, पावर, ठीक है, इनका क्या किया यहाँ पे प्रदर्शन किया है, यानी कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले किया है, आपको दिखाया है। तो ये इसका मतलब था। आगे मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका 19 है उसकी ओर, और देखते हैं इसमें भी क्या बोला है आपको। तो यहाँ पे बोला है द कॉन्वोल्यूटेड एंड इंट्रिकेसीज। अब इन वर्ड का मतलब समझ लेते हैं अपन। इंट्रिकेसीज हो गया आपका यहाँ पे लाइब्रियंथन, ये हो गया, या फिर इंट्रिकेट करना। तीनों का मतलब क्या होता है आपका, एक तरह से बहुत ही जटिल, कठिन, ठीक है ना। तो ये मतलब होते हैं इनके। और नेसेसिएटिंग का मतलब क्या होता है, ज़रूरत को महसूस करना, ठीक है ना। तो ये इनके मतलब होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए, अब तीनों का मतलब तो सेम है, यानी कि जो भी डिपेंड करेगा किन के ऊपर करेगा, नेसेसिएटिंग के ऊपर डिपेंड करेगा आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो बी कहाँ आना चाहिए, अगर इसको रीड करें तो बी के ऊपर सारा खेल रहे। तो देखते हैं अपन यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, उसके बाद में आगे देखेंगे। द कन्वर्टेड एंड इंट्रिकेसीज syntax of the legal document made it nearly impossible for the line to understand the terms and conditions, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो यहाँ पे जो लीगल डॉक्यूमेंट है उनके बहुत ही ज़्यादा कठिन या जटिल होने, और यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा गया है उसके ऊपर जो लैंग्वेज है वो बहुत ही क्या है आपकी, वो भी बहुत ही ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। तो नियरली इम्पॉसिबल फॉर द लाइन टू अंडरस्टैंड, यानी कि उसके जो टर्म्स और कंडीशंस हैं उनको समझना लगभग क्या हो गया है आपका, जो आम आदमी है उसके लिए नियम और शर्तों को समझना लगभग क्या हो गया, असंभव हो गया है। अब उसके लिए क्या करना है, नेसेसिटिंग, अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है किसकी, द हायरिंग ऑफ ए स्किल्ड अटॉर्नी। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हायर करो एक बहुत ही ज़्यादा स्किल अटॉर्नी को। तो इसका मतलब बी तो अपनी जगह सही है। तो इसका मतलब है कि बी आपका कहाँ रहेगा, सेकंड पोजीशन पे रहेगा। तो बी यहाँ पे सेकंड पे नहीं है, यहाँ पे सेकंड पे नहीं है, तो अब दो जगह है। अब या तो नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड होगा या फिर आपका बी या डी में से कोई भी एक होगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो द कॉन्वोल्यूटेड एंड, अब यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या आना चाहिए आपका, लेब्रियथाइन आना चाहिए सबसे पहले आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। तो सी आएगा तो आपका ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब इसको एक बार अपन रीड करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब भी क्या होता है, लेब्रियथाइन का मतलब होता है आपका यहाँ पे जो जटिल, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया था, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, जटिल हो गया है सिंटैक्स ऑफ द लीगल डॉक्यूमेंट, यानी कि जो लीगल डॉक्यूमेंट हैं उनको पढ़ना, उनको समझना आम लोगों के लिए, क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज है बहुत ही ज़्यादा क्या है आपकी, इस तरह से है ताकि उसमें आम लोग हैं जो आपकी उसकी टर्म्स और कंडीशन को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरत है आपको हायर करना एक बहुत ही स्किल अटॉर्नी को, ताकि वो क्या कर सके, नेविगेट कर सके, उनको दिशा दिखा सके। नेविगेट द, आगे क्या आएगा आपका, डी आएगा, नेविगेट द इंट्रिकेट नाउंसेस, यानी कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, नाउंसेस अपन ने पढ़ा है, सूक्ष्म बहुत ही छोटी छोटी जो समस्या उनको बता सके। एंड, और लास्ट में क्या आएगा आपका यहाँ पे ए, एंड यहाँ पे इंट्रिकेसीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे बोला है कि उनकी जो जटिल बारीकियाँ है उनको क्या कर सके, यहाँ पे समझा सके। तो ये बोला है आपको, तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। तो ये आज के सेशन का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था यहाँ पे इसके हिसाब से, ठीक है ना। जितने भी अपने क्वेश्चन किए हैं आज के उसके लिए, क्योंकि मीनिंग्स लगभग सबका सेम है यहाँ पे, इसके लिए। तो आगे मूव करते हैं जो आज का
लास्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 20 है, तो इसको भी देखिए और समझते हैं अपन क्या बोला है आपको यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे द कैकोफोनस, अब इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप कुछ बोलते हो तो वो बहुत ही कड़वा या फिर ऐसा जो सुनने में अच्छा नहीं लगे तो ऐसे साउंड होते हैं। कड़वा बोल दो या तीखा, बहुत ही ऊंचे स्वर का, जिससे आपका क्या हो जाए, हेडेक हो जाए, पेन हो जाए, तो बहुत ही एक तीखी आवाज़ को अपन बोलते हैं कैकोफोनस, जो कानों के लिए क्या नहीं हो, अच्छी नहीं हो। तो द कैकोफोनस एंड डैश साउंड ऑफ द सिटी स्ट्रीट। अब सिटी के साउंड कैसे होंगे, पहले तो बोल दिया नहीं, यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड है तो एंड आपके दो सिमिलर वर्ड को क्या करता, कनेक्ट करता। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। अब डिसऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डिसऑर्डरिंग, डिसओरिएंटिंग होता है, सॉरी क्या है, डिसओरिएंटिंग। तो डिसओरिएंटिंग का मतलब क्या होता है, बहकाने वाला, किसी को बहलाना, फुसलाना, उकसाना, तो बहकाना, बहकाने वाला, ठीक है ना यहाँ पे। तो देखिए ये साउंड है, बहकाने वाला तो होगा नहीं, यानी कि यहाँ पे ए तो नहीं आएगा। अब आगे और क्या होगा, तो देखिए आपका यहाँ पे, तो देखिए आपका आगे है केओटिक। केओटिक का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त करने वाला, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ठीक है ना, तो मतलब कि डिसऑर्डर हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है, जो ठीक नहीं हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो साउंड है, एक तो कैकोफोनस होगा और एक क्या होगा, केओटिक होगा, जो आपके कानों को क्या नहीं लगे, अच्छा नहीं लगे, सुनने में अच्छा नहीं लगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका क्या आएगा, बी आएगा। तो बी आएगा तो ये सारे कट जाएंगे, क्या होगा, ये होगा। आगे देखिए क्या बोला है, साउंड ऑफ द सिटी स्ट्रीट, यानी कि जो गलियों का आपका शोर है, ठीक है ना। तो आंसर तो अपने को ए मिल गया। अब समझते हैं इसको, यानी कि जो शहर की सड़कों पर बजने वाले, यहाँ पे विथ देयर ब्लेरिंग सिरेंस एंड, अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, तो सेकंड में देखिए आपका क्या आएगा, डी। डी का मतलब है हॉन्किंग हॉर्न्स, यानी कि यहाँ पे आप क्या करते हो, जोर जोर से हॉर्न बजाते हो, ठीक है ना। क्रिएटेड ए जेरिंग एंड, अब हस्टल एंड बस्टल का मतलब क्या होता है, अस्त व्यस्त होना। तो यहाँ पे थर्ड प्लेस पे क्या आएगा, ए आएगा। ए का मतलब यहाँ पे डिसओरिएंटिंग, यानी कि बहकाने वाला, कैकोफोनी दैट मेड इट नियरली इम्पॉसिबल टू फाइंड ए मोमेंट ऑफ पीस, यानी कि इम्पॉसिबल हो गया कि आप एक शांति का पल ढूंढ सको। ट्रैंक्विलिटी एडमिट्स द, अब क्या करता है, ऑफ द डेली लाइफ, आपकी डेली लाइफ में क्या करेगा, हस्टल एंड बस्टल, यानी कि जो भीड़ भाड़ वाली सिटी वगैरह होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हस्टल एंड बस्टल का मतलब होता है अस्त व्यस्त होना, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाना। तो आंसर तो ए है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि जो शहर की सड़कों पर जो बजने वाले आपके यहाँ पे सायरन हो गए हैं, या फिर हॉर्न की जो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा तीखी और अस्त व्यस्त करने वाली जो आपकी यहाँ पे आवाज़ें होती हैं, उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा जो यहाँ पे तीखी और भ्रमित करने वाला यहाँ पे कोलाहल पैदा कर दिया है। हस्टल एंड बस्टल का मतलब क्या होता है, अस्त व्यस्त होना, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा भगदड़ भगदड़ का माहौल होता है, भगदड़, ठीक है ना। तो ऐसे माहौल को अपन क्या बोलते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो, बहुत ज़्यादा लोग हो, तो उसको हस्टल एंड बस्टल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो कोलाहल पैदा कर देना, यानी कि जो भागदौड़ है, भगदड़ पैदा कर देना, जिससे जो आपका जो डेली लाइफ है, तो डेली लाइफ की हलचल के बीच शांति या यहाँ पे आपकी स्थिरता का एक पल भी पाना लगभग क्या हो गया, आपका असंभव हो गया है। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में तो बहुत सारे आपके क्या होते हैं, बस कंटिन्यू हॉर्न बजते जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, शोर होता है वहाँ पे। तो वहाँ से आप एक पल भी, शांति का पल है जो आपको मिलना क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बोला गया है, क्योंकि पूरे दिन आपके वहाँ पे क्या होंगे, गाड़ियों के हॉर्न होंगे, भीड़ भाड़ होंगी, चहल पहल होगी, बस यही होगा यहाँ पे। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ पे समझ में आया होगा। तो बस यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है आपको और कमेंट करना है कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप, फैमिली और फ्रेंड को, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, जितना जल्दी हो सके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, ताकि जो पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है और नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे मिल पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कॉन्स्टेंट लर्निंग।